नहीं यद्यपि तुम मरो इस रात, प्रिय और करो विलाप। एक प्रेतात्मा मेरे द्वार, मर्त्य भय करेगा अमर प्रेम को नाकाम। मैं करूंगा और तुमको प्यार, जो मृत्यु के घर से पलटकर देते हो फिर भी मुझे मेरी अतुल्य व्याधि में एक क्षण का आराम। शैडो हाउसेस। इस किस्से को वे लोग समझा सकते हैं जो जानते हैं कि आत्माएं कैसे बनती हैं और संभव की सीमाएं कहां टूट जाती हैं। मैं इस भारत देश में इतने दिन रह लिया हूं कि मुझे पता है कि कुछ भी नहीं पता होना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, और मैं इस कहानी को ठीक वैसे ही लिख सकता हूं जैसे ये घटित हुई थी। मेरिडकी में हमारा जो सिविल सर्जन था उसका नाम था डुमाइसिस, और हम उसे डॉरमाउस यानी सोतू चूहा कहते थे, क्योंकि वो एक गोल मटोल छोटा सोतू आदमी था। वो एक अच्छा डॉक्टर था और कभी किसी से नहीं झगड़ता था, हमारे डिप्टी कमिश्नर से भी नहीं, जो एक मांझी जैसा बर्ताव और एक घोड़े जैसी चालबाजी करता था। उसने अपने जैसी गोल मटोल और सोती सी दिखने वाली एक लड़की से शादी की थी। वो एक मिस हिलरडाइस थी, बरार्स के स्क्वॉश हिलरडाइस की बेटी, जिसने गलती से अपनी चीफ की बेटी से शादी कर ली थी। मगर वो एक अलग कहानी है। भारत में हनीमून कभी एक हफ्ते से ज्यादा का नहीं होता, मगर कोई जोड़ा अगर इसे 2 या 3 हफ्ते तक खींचना चाहे तो उसमें रुकावट भी नहीं है। भारत उन शादीशुदा लोगों के लिए आनंद का देश है जो एक दूसरे में लिपटे रहते हैं। वो बिल्कुल अकेले और बिना किसी रुकावट के रह सकते हैं, जैसा कि डॉरमाइस अर्थात डॉरमाउस दंपति ने किया। वे दोनों छोटू मोटू अपनी शादी के बाद दुनिया से अलग हो गए और बहुत खुशी खुशी रहने लगे। हाँ, इस बात के लिए जरूर बाध्य किए गए कि दावत दें, मगर इससे उन्होंने कोई दोस्त नहीं बनाए और स्टेशन अपने तरीके से चलता रहा और उन्हें भूल गया। कभी कभार वहां के लोग बस ये कहते थे कि डॉरमाउस अच्छे लोगों में से सबसे अच्छा है, मगर कुंद है। कभी नहीं झगड़ने वाला सिविल सर्जन मिलना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए उसकी तारीफ होती है। बहुत कम लोग हैं जो रॉबिन्सन क्रूसो का किरदार कहीं भी निभा सकते हैं, मगर भारत में तो बिल्कुल भी नहीं, जहां हम बहुत कम हैं और एक दूसरे के रसूख पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। डुमाइस ने अपने आप को इस 1 साल के लिए दुनिया से अलग करके गलती की थी, और अपनी गलती का पता उसे तब चला जब ठंड के मौसम के बीच स्टेशन पर टाइफाइड की महामारी फैल गई और उसकी पत्नी उसकी चपेट में आ गई। वो एक शर्मीला व्यक्ति था और उसने ये समझने में 5 दिन गंवा दिए कि मिसेस डुमाइस जिस बुखार में तप रही थी वो महज मामूली बुखार नहीं था। उसे 3 और दिन इस बात में लग गए कि वो इंजीनियर की पत्नी मिसेस शूट के पास जाने की हिम्मत जुटाता और सहमा सहमा सा अपनी परेशानी बताता। भारत में करीब करीब हर घर ये जानता है कि टाइफाइड के मामले में डॉक्टर बहुत बेबस होते हैं। इस लड़ाई को मौत और नर्सों के बीच मिनट दर मिनट और डिग्री दर डिग्री ही लड़ना होता है। मिसेस शूट ने इसे डुमाइस की आपराधिक देरी बताते हुए जैसे उसकी कनपटी पर घूंसा जड़ दिया, और वो फौरन ही बेचारी लड़की की तीमारदारी के लिए चल पड़ी। उस सर्दी हमारे स्टेशन में टाइफाइड के 7 मामले हुए, और मौत का औसत चूंकि हर 5 मामलों में करीब 1 है, तो हमें पक्का लग रहा था कि हमें उनमें से किसी एक को खोना होगा। मगर सभी बहुत अच्छी स्थिति में रहे। औरतें बैठकर औरतों की तीमारदारी करती रहीं और पुरुषों ने उन बैचलरों की देखभाल की जो टाइफाइड की चपेट में आ गए थे। और हम टाइफाइड के उन मामलों से 56 दिनों तक जूझते रहे तथा उन्हें छाया की घाटी से जिता कर ले आए। मगर जब हम ये सोच ही रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक निकल गया है और इस जीत का जश्न मनाने के लिए नृत्य का आयोजन करने जा रहे थे, कि मिसेस डुमाइस वापस बीमार हो गईं और 1 हफ्ते में ही मर गईं। स्टेशन उसके जनाजे में गया। डुमाइस तो कब्र के किनारे बेहाल हो गया और उसे वहां से ले जाना पड़ा। मौत के बाद डुमाइस अपने घर में कैदी सा होकर रह गया, और उसे दिलासा देने की किसी भी कोशिश को उसने कामयाब नहीं होने दिया। वो अपने काम को बिल्कुल ठीक से करता रहा, मगर हम सबको लग रहा था कि उसे छुट्टी पर चले जाना चाहिए, और उसकी अपनी सर्विस के दूसरे लोगों ने उससे ये कह भी दिया। डुमाइस ने इस सुझाव के लिए बहुत आभार माना। उन दिनों वो किसी भी बात के लिए आभार माना करता था और पैदल सैर करने के लिए चीनी चला गया। चीनी की दूरी शिमला से कोई 20 पड़ाव है। ये पहाड़ियों के बीच में है, और अगर आप परेशानी में हो तो यहाँ का नज़ारा अच्छा है। आप बड़े शांत देवदार वनों से होकर बड़ी शांत चट्टानों के नीचे से और किसी शांत घास के टीलों के ऊपर से गुजरते हैं, और घास के पार हवा व देवदारों के बीच बारिश कहती है, चुप चुप चुप।
इसलिए छोटू डुमाइस को चीनी रवाना कर दिया गया कि अपने पूरी प्लेट वाले कैमरा और राइफल से अपने दुख को हल्का करें। उसने अपने साथ एक बेकार बेयरा भी ले लिया, क्योंकि वो आदमी उसकी पत्नी का प्यारा नौकर हुआ करता था। वो सुस्त और चोर था, मगर डुमाइस ने अपना सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दिया। चीनी से लौटते हुए माउंट हट्टू के रिज पर स्थित फॉरेस्ट रिजर्व से होते हुए डुमाइस बागी की ओर मुड़ गया। जो कुछ लोग थोड़े से ज्यादा घूमे हैं उनका कहना है कि कोटगढ़ से बागी तक का पड़ाव बहुत अच्छा है। ये अंधेरे गीले वन से होकर जाता है और अचानक ही बीहड़, कटी फटी पहाड़ी ढाल और काली चट्टानों में खत्म हो जाता है। बागी का डाक बंगला तमाम हवाओं के लिए खुला है और बेहद ठंडा है। बहुत कम ही लोग बागी जाते हैं। शायद यही वजह है कि डुमाइस वहां गया। वो शाम 7 बजे तक वहां रुका और उसका बेरा पहाड़ी से नीचे गांव में चला गया, ताकि अगले पड़ाव के लिए कुली का इंतजाम करे। सूरज डूब चुका था और रात की हवाएं चट्टानों के बीच गुनगुनाने लगी थीं। डुमाइस बरामदे में जंगले पर टिककर अपने बेरे के लौटने का इंतजार करने लगा। बेरा वहां से निकलने के लगभग तुरंत बाद ही वापस आ गया, और ऐसी फुर्ती से कि डुमाइस को लगा जरूर उसका सामना भालू से हो गया होगा। वो पहाड़ी पर पूरे दम से दौड़ रहा था, मगर उसकी दहशत की वजह बनने के लिए वहां कोई भालू नहीं था। वो बरामदे तक दौड़ता हुआ आया और गिर गया। उसकी नाक से खून बह रहा था, उसका चेहरा स्याह स्लेटी हो रहा था। फिर वो सहमी सी आवाज में बोला, मैंने मेम साहब को देखा, मैंने मेम साहब को देखा। कहाँ? वहां गांव वाली सड़क पर टहलते हुए। वो एक नीली पोशाक पहने थे और उन्होंने अपने सिर का पर्दा उठाकर कहा, रामदास साहब को मेरा सलाम देना और उनसे कहना कि मैं उन्हें अगले महीने नदिया में मिलूंगी। फिर मैं भाग आया क्योंकि मैं डर गया था। डुमाइस ने क्या कहा या क्या किया मुझे नहीं पता। रामदास बताता है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ठंड में पूरी रात चहलकदमी करते रहे। इंतजार करते रहे कि मेम साहब पहाड़ी पर आए और किसी पागल की तरह अंधेरे में अपना हाथ फैलाए रहें। मगर कोई मेम साहब नहीं आई और अगले दिन वो शिमला की ओर बढ़ गए और हर घंटे बेरा से सवाल जवाब करते रहे। रामदास बस यही कह पाया कि मिसेस डुमाइस उसे मिली थी। उन्होंने अपना पर्दा उठाया था और ये संदेश दिया था जो वो पूरी वफादारी से डुमाइस के सामने दोहरा चुका था। इस बयान पर रामदास टिका रहा। उसे नहीं पता था कि नदिया कहाँ है। नदिया में उसका कोई दोस्त नहीं था और बहुत संभव था कि वो कभी नदिया नहीं जाएगा, भले ही उसका वेतन 2 गुना कर दिया जाए। नदिया तो बंगाल में है और पंजाब में काम कर रहे किसी डॉक्टर से उसका कोई सरोकार ही नहीं बनता। ये मेरिडगी के दक्षिण में 1200 मील से अधिक दूरी पर तो है ही। डुमाइस बिना रुके शिमला होते हुए मेरिडगी वापस आया, जहां उसे अपनी एफजी कर रहे डॉक्टर से अपना चार्ज लेना था। डिस्पेंसरी का कुछ हिसाब किताब करना था और सर्जन जनरल के कुछ हालिया आदेशों को लिखना था, और कुल मिलाकर इस काम में पूरा एक दिन लग जाना था। शाम को डुमाइस ने अपने एफजी और अपने कुंवारे पुराने दोस्त को बताया कि बागी में क्या हुआ था, और उस एफजी ने कहा कि रामदास को अगर यही करना था तो उसे तूतीकोरिन चुनना चाहिए था। तभी एक डाकिया शिमला से आया, एक तार लेकर हाजिर हुआ, जिसमें डुमाइस के लिए यह आदेश था कि वो मेरिडकी में चार्ज नहीं ले, बल्कि फौरन स्पेशल ड्यूटी पर नदिया चला जाए। नदिया में बहुत बुरा हैजा फैल गया था और बंगाल सरकार के पास चूंकि हमेशा की तरह स्टाफ की कमी थी, इसलिए पंजाब से उसने एक सर्जन कुछ समय के लिए मांगा था। डुमाइस ने तार मेज पर फेंक दिया और कहा, अब? दूसरे डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। तब उसे याद आया कि बागी से लौटते समय डुमाइस शिमला से होकर गुजरा था और इस तरह शायद उसने आने वाले तबादले के बारे में पहली खबर सुनी होगी। उसने उस सवाल को और उसमें छिपे संदेश को शब्दों में ढालने की कोशिश की, मगर डुमाइस ने उसे यह कहकर रोक दिया कि अगर मैंने ये चाहा होता तो मैं चीनी से कभी लौटता नहीं। मैं वहां शूट कर रहा था। मैं जीना चाहता हूं क्योंकि मुझे काफी कुछ करना है, मगर मुझे अफसोस नहीं होगा। दूसरे डॉक्टर ने अपना सिर झुका लिया और उस धुंधलके में डुमाइस के अभी अभी खुले संदूकों की पैकिंग में मदद करने लगा। रामदास लैंप लेकर दाखिल हुआ। कहाँ जा रहे हैं साहब? उसने पूछा। नदिया, डुमाइस ने धीमे से कहा। रामदास ने डुमाइस के घुटने और जूते पकड़ लिए और उससे नहीं जाने की विनती करने लगा। रामदास रोता और बिलखता रहा। फिर उसे कमरे से बाहर कर दिया गया। फिर उसने अपना सारा सामान लपेटा और चरित्र प्रमाण पत्र मांगने वापस आया। वो अपने साहब को मरते देखने और शायद खुद मरने के लिए नदिया नहीं जा सकता था। इस तरह डुमाइस ने उसे अपना वेतन पकड़ाया और अकेला ही नदिया चला गया। दूसरे डॉक्टर ने उसे इस तरह विदाई दी जैसे उसे मौत की सजा सुनाई गई हो। 11 दिन बाद वो अपनी मेमसाब के पास पहुंच गया
और बंगाल सरकार को नदिया में फैली उस महामारी से निपटने के लिए एक नया डॉक्टर मांगना पड़ा, क्योंकि पहले वाला डॉक्टर तो चुआडांगा डाक बंगले में मृत पड़ा था। साथियों, अभी आप सुन रहे थे रुडयार्ड किपलिंग की लिखी कहानी भविष्यवाणी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगने पर इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि वे भी इसका आनंद उठा सकें। और नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।